करेंगे यहाँ पर और सबसे पहले बात करेंगे सावन के आखिरी सोमवार की। आज है सावन का आखिरी सोमवार, जिसके मौके पर शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिव मंदिर आ रहे हैं। कानपुर में कुछ भक्तों ने गंगा किनारे रेत से अनोखा शिवलिंग बनाया है। इन भक्तों का कहना है कि ये गंगा की रेत से शिवलिंग बनाने की पुरानी परंपरा है और वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज राज्यसभा में कोयला घोटाले की फाइल गायब होने के मुद्दे पर हंगामा होने की पूरी संभावना है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पीएम को बचाने के लिए जानबूझकर ये फाइलें गायब करवाई गई हैं। हालांकि आज राज्यसभा में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार हो रही गोलीबारी पर रक्षा मंत्री के एंटनी का स्टेटमेंट भी आएगा। उधर दलीप सिंह जूदेव के निधन पर शोक प्रकट करने के बाद आज लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो सकती है। हालांकि इससे पहले विपक्षी दलों ने तय किया था कि कोलगेट कांड की फाइल गायब होने के मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जूदेव की श्रद्धांजलि के चलते आज लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा नहीं हो पाएगी। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज लोकसभा में सदस्य तो आएंगे, लेकिन कामकाज नहीं हो पाएगा। मंगलवार यानी कि 20 अगस्त को फूड सिक्योरिटी बिल पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है। 20 तारीख राजीव गांधी की जयंती भी है और कांग्रेस चाहती है कि इसी रोज बिल पर बहस करवाकर इसे पास करवा लिया जाए। सोनिया गांधी भी इस बिल पर अपनी बात रख सकती है। मौजूदा मानसून सत्र में राज्यसभा में लोकपाल बिल पर चर्चा होने की संभावना है। पीएमओ में मंत्री नारायण सामी ने कहा कि इस बाबत उन्होंने एक नोटिस भी दिया है। लोकसभा में लोकपाल बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अटका पड़ा है। आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सलमान खान के हिट एंड रन केस मामले में सुनवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि आज से इस केस का ट्रायल शुरू हो सकता है। पिछली सुनवाई में सलमान खान पर चार्जेस फ्रेम हुए थे। पिछली बार सेशन कोर्ट के जिस जज के सामने सुनवाई चल रही थी, उस जज का ट्रांसफर हो चुका है। अब देखना यह है कि उसी जज की ओर से केस की सुनवाई होती है या फिर कोई और दूसरा जज इस केस को सुनता है। मुंबई के लोकल ट्रेन में एक लुटेरा अमेरिकी महिला पर हमला करने के बाद उसका मोबाइल फोन छीनकर चंपत हो गया। लुटेरे के हमले में जख्मी महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली की बैठक में चुनाव प्रबंधन पर लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के भाषण की तारीफ की है। ऐसे में फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि आडवाणी और मोदी में क्या वाकई दुनिया मिट गई। इतना ही नहीं, बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। नरेंद्र मोदी आडवाणी को पूरी तरह से मनाने में जुटे हुए हैं। बैठक से खबर मिली है कि बीजेपी यूपी के 45 से 50 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम 15 सितंबर तक घोषित कर देगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मोदी ने कहा कि बीजेपी को कल मुस्लिम आबादी में से 20 से 25% मुसलमानों पर फोकस करना चाहिए। ये आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि गरीब और पिछड़े हैं। मोदी ने कहा कि गुजरात में भी हमें गरीब मुसलमानों का समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति की बैठक में नरेंद्र मोदी ने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर पर तैयारी करनी होगी और नए मतदाताओं को वोट देने के लिए बूथ तक लाना ही होगा। उस जनता तक पहुंचकर उनको पोलिंग बूथ तक लाने का काम हमें करना है प्रभावी तरीके से। और ये एक चुनौती होती है हर चुनाव। इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। बीजेपी अब मिशन 272 प्लस का काम करेगी, यानी कि बीजेपी अपने बूते बहुमत के आंकड़े पर 272 को पार करना चाहती है। बीजेपी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हमें 272 से ज्यादा सीटें हासिल करने पर जोर देना होगा। वेंकैया नायडू ने बीजेपी बैठक में कहा है कि अभी हम लोगों को गठबंधन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वेंकैया ने कहा है कि हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि आम चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार बीजेपी ने जिस तरह से मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पास करवाया, वो इससे नाराज है। राजनाथ ने कहा कि पहले सुशील मोदी को केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए थी। मोदी को हाईलाइट करने वाले पोस्टर पर बवाल मचने के बाद बीजेपी ने नया पोस्टर लगाया है। बीजेपी के बैठक स्थल के बाहर जो नया पोस्टर लगा है, उसमें सिर्फ पार्टी संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की ही तस्वीर है।
बीजेपी के नए पोस्टर में पार्टी के किसी मौजूदा नेता की तस्वीर नहीं है। न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, न लालकृष्ण आडवाणी है और न ही नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगे होने से विवाद का सवाल ही नहीं उठेगा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा है। तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मोदी के हाथ में सत्ता आएगी तो वो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, टाइगर मेमन को पाकिस्तान से खींच कर ले आएंगे और फांसी पर लटका देंगे। उद्धव ठाकरे ने सामना में तंज कसते हुए ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सल्तनत मिलेगी तो वो देश को लूटने वालों को जेल का रास्ता दिखा देंगे। उन्होंने मोदी की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा कि वो स्विस बैंक में जमा काले धन को मोदी विमान में भर कर ले आएंगे। दरअसल 15 अगस्त के दिन पीएम के भाषण पर हमला बोलने के लिए मोदी पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उद्धव ने सामना में लिखा है कि मोदी जिस तरह से पीएम की आलोचना करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सत्ता में आते ही सारे हालात सुधर जाएंगे। लालू यादव के साले और वर्तमान में कांग्रेस नेता साधु यादव के मोदी से मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने कहा कि साधु यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है, लिहाजा ऐसे लोगों के लिए बीजेपी और कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए। साधु यादव को लेकर अब बीजेपी में भी घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। सुशील मोदी ने जहां पर साधु यादव के लिए पार्टी में नो एंट्री की बात कही है, वहीं रामेश्वर चौरसिया को साधु यादव से परहेज नहीं। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव पहले ही कह चुके हैं कि उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए आतंकी अब्दुल करीम टुन्ना ने फिर से धमाके की धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टुन्ना ने कहा है कि जेल से बाहर आने पर वो फिर से धमाके करेगा। साथ ही अपने लिए टुन्ना को कोई पछतावा नहीं है। उधर आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में माना है कि उसकी हाफिज सईद से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में बैठा जमातु दावा का चीफ हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। टुन्ना ने पूछताछ में यह भी कबूला है कि उसे 26/11 मुंबई हमले की पहले से ही जानकारी थी। हालांकि उसने ये भी कहा है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने हाफिज सईद और आईएसआई का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। पूछताछ में टुंडा ने बताया कि हाफिज को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से पूरी मदद मिलती है। आतंकी अब्दुल करीम टुन्ना ने हाफिज सईद के साथ हुई बातचीत का भी खुलासा किया है। टुन्ना का कहना है कि हाफिज भारत में धमाके करने के लिए उकसाता रहता है। हाफिज पीओके के टेरर कैंप और एलओसी पर भी जाता था और हमले करने के लिए उकसाता था। टुंडा ने लश्कर तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी से लाहौर में मिलने की बात भी कबूली है। टुंडा ने कहा है कि लखवी भारत के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद से वो लखवी से नहीं मिला है। उधर पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह ने कहा है कि अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि टुंडा आतंकियों को ट्रेनिंग भी देता था। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से राजस्थान एटीएस की टीम भी पूछताछ करने वाली है। राजस्थान एटीएस को टुंडा की तलाश 1993 में जयपुर में टिफिन बम प्लांट करने को लेकर है। उस वक्त 2 आतंकी पकड़े गए थे, लेकिन टुंडा फरार हो गया था। टुंडा देश में हुए करीब 40 धमाकों में शामिल था। हरियाणा के सोनीपत में 1996 में हुए सीरियल धमाकों में भी टुंडा का हाथ था। इस धमाके में कई लोग घायल हुए थे। बिहार के बोधगया मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए ने दरभंगा से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दरभंगा पुलिस और एनआईए की टीम ने दरभंगा के भ्रामपुर गांव में छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ा है। इससे पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। यहां आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग में किसी आतंकवादी के फिलहाल मारे जाने की खबर नहीं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तान इसी महीने लगातार कई बार सीज़फायर का उल्लंघन कर चुका है। एकता कपूर के सीरियल जोधा अकबर के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। राजपूत समाज के लोग भारी तादाद में यहां पर पहुंचे, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। उग्र भीड़ को पानी की बौछारें भी थाम नहीं पा रही थी।
दरअसल एकता कपूर के सीरियल जोधा अकबर पर विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा। इस सीरियल के विरोध में देश भर के राजपूत समाज के लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए जुटे। इनका कहना है कि सीरियल में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए इसे बंद किया जाए। चलिए बात करते हैं राजनीतिक फुटबॉल बने प्याज की। दिल्ली में बीजेपी ने प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और चांदनी चौक टाउन हॉल इलाकों में सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को सस्ती दरों पर प्याज बेचने के लिए सड़क किनारे ही स्टॉल लगा दिए। दिल्ली सरकार के 50 रुपए किलो प्याज के जवाब में बीजेपी ने 40 रुपए किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री की। वाराणसी में प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने हाथों में प्याज और पोस्टर लेकर बड़ी कीमतों के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी को जिम्मेदार ठहराया। कानपुर में प्याज को लेकर कारोबारियों की खास पहल देखने को मिली है। कारोबारी संगठनों के सहयोग से यहां लोगों को 35 रुपए किलो प्याज मुहैया करवाया जा रहा है। कोयला घोटाला मामले में संबंधित फाइलें गायब होने की बात कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कबूली है। उन्होंने कहा है कि गुम फाइलों की तलाश और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलें गायब होने पर बीजेपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए सरकार में कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि भगत सिंह की शहादत सरकारी रिकॉर्ड की मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह शहीद हैं और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह का नाम सरकारी दस्तावेजों में शहीद के रूप में दर्ज नहीं है। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह साबित हो कि भगत सिंह को शहीद घोषित किया गया है। उधर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भगत सिंह मामले को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये जानकर बेहद हैरान हूं कि भगत सिंह को अभी तक शहीद का आधिकारिक दर्जा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रेप पीड़ितों के लिए मुआवजे के लिए कंपनसेशन चार्ट बनाया है। उमर ने रेप पीड़ितों को 2 लाख रुपए, नाबालिग रेप पीड़ित को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इस योजना से उमर विपक्ष के और साथ ही अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं। इस मामले में विवाद बढ़ता देख उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत संदर्भ में देख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ये लोग बीजेपी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में हुए अश्लील डांस से नाराज हैं। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक करण सिंह तंवर भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर जोर देकर कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। दरअसल पीएम प्रत्याशी के लिए शिवराज का नाम भी उछलता रहता है, लेकिन शिवराज का कहना है कि उनकी नजर मध्य प्रदेश में फिर से पार्टी को सत्ता में लाने की। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सागर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आलोचना करने के साथ साथ ही अपनी उपलब्धियां भी गिनवाई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की अगुवाई में पार्टी इस रथ यात्रा की तैयारी में जुट गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कोरबा में फिर एक बार से पार्टी को अपने जनाधार का एहसास करवाया। 11 तारीख को भी अजीत जोगी ने ऐसी ही एक जनसभा का आयोजन कर यह जता दिया था कि प्रदेश में उनसे बड़ा दूसरा कोई कांग्रेसी नेता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही राज्य में सुशासन का दावा करते हों, लेकिन नीतीश ने वीआईपी विधायकों और सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। नीतीश ने 22 हवलदार और 555 कांस्टेबल्स देने का आदेश दिया है। पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक हादसे में 6ठे नौसैनिक का भी शव बरामद कर लिया गया है। 13-14 अगस्त की रात मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर हुए हादसे में 18 नौसैनिक लापता हो गए थे। और इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने पांडव नगर में पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। तकरीबन एक हफ्ते के बाद दिल्ली के पांडव नगर इलाके में लोगों को पानी नसीब हुआ। इससे पहले यहां लोगों को पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा था। रक्षाबंधन के दिन दिल्ली और एनसीआर में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को डीटीसी बसों में मुफ्त सफर करने का तोहफा दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। यहां पर प्लेटफॉर्म पर जल्द ही एक बड़े
वेटिंग रूम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पायलट बनाना चाहते थे। अपनी नई किताब माय जर्नी में उन्होंने लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इस टेस्ट में 9वें नंबर पर कलाम आए थे। यूपी में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गाड़ी से रविवार को कई लोग बाल बाल बच गए। समाजवादी पार्टी के झंडे वाली इस स्विफ्ट कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी। ये स्विफ्ट कार बेकाबू होकर दूसरी कार के ऊपर जा चढ़ी थी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। गाजियाबाद में हरिंदर नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली। कहा जा रहा है कि हरिंदर अपनी पत्नी से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था और रविवार की शाम को राखी खरीदने को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। हरिंदर ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। हापुड़ के कासिमपुर इलाके में महज 1500 रुपए के लिए छोटू नाम के एक लड़के की हत्या कर दी गई। कुछ लोगों में 1500 रुपए को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर दोनों पक्षों के बीच ही फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग के दौरान छोटू को गोली लग गई। कानपुर के गौसगंज गांव में धर्मेंद्र नाम के लड़के ने पुलिस के डर से खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र का किसी बात को लेकर अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ था। पड़ोसी की शिकायत पर धर्मेंद्र के घर पहुंची पुलिस वाले धर्मेंद्र को धमकाने लगे। इसी से दहशत में आकर उसने खुद को आग लगा ली। मेरठ में पत्नी से झगड़ा होने पर बंटी नाम के लड़के ने पत्नी के साथ साथ सास और साली को चाकू मारकर घायल कर दिया। पिछले 2 महीने से बंटी की पत्नी उसके साथ नहीं रह रही थी, इसी से वो नाराज था। यूपी के आजमगढ़ में डायरिया महामारी की तरह फैल रही है। इस बीमारी से अब तक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कानपुर में कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शुभी और महेंद्र की रीति रिवाजों के साथ शादी हो ही गई। कुछ महीने पहले अलग अलग जाति से संबंध रखने वाले इन दोनों ने मंदिर में शादी की थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने लड़के पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन लड़की की गवाही के बाद कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया और अब दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी की है। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि आपदा पीड़ित सभी परिवारों को आर्थिक मुआवजा दे दिया गया है। हालांकि अब भी उन 28 मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। मुआवजे के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक युवक को फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। एक धर्मगुरु के खिलाफ इस लड़के ने अश्लील कमेंट किया था, जिसके बाद मोहल्ले वाले इसकी पिटाई करने लगे और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोबाइल नंबर की वजह से इस लड़के की पहचान जाहिर हो पाई। ससुराल में जीन्स पहनने पर रोक-टोक से नाराज होकर भोपाल में एक महिला थाने जा पहुंची। इस महिला का कहना है कि वो 2 साल से अपने ससुराल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो जीन्स पहनना चाहती है। इस महिला के पति का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ससुराल में उसे जीन्स पहनने नहीं देंगे। इस झगड़े को लेकर पुलिस वाले भी परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सुल्तानगढ़ फॉल देखने के लिए पर्यटक मुसीबत में फंस गए। सुल्तानगढ़ फॉल के पानी के तेज बहाव में 3 पर्यटक बह गए, जबकि करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 19 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली के रोहिणी में पूर्व एसीपी सत्यवीर दहिया का शव संदिग्ध हालत में उनके घर से मिला है। उनके शरीर में 2 गोली लगी है। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव के डीएलएफ इलाके में एमजी रोड के पास कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। इस मासूम को कौन यहां पर फेंक गया, ये पता नहीं चल पाया। रांची स्थित बिरसा जैविन उद्यान प्रशासन को फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा और टीम इंडिया के कैप्टन धोनी का बेसब्री से इंतजार है। धोनी यहां के ब्रांड एम्बेसडर हैं और प्रियंका चोपड़ा पिछले 2 साल से यहां के जानवरों को गोद लेती आई है। जम्मू में पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर आई बाढ़ के चलते रामगढ़ सेक्टर में लगी करीब 1.5 किलोमीटर लंबी बाढ़ बह गई है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से ये हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते सिराइल तहसील के पथराला गांव की ये दीवार गिर पड़ी। रविवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के चलते मुगल सराय में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। इस बारिश की वजह से यहां पर ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। उत्तराखंड आपदा के दौरान 300 विदेशी भी लापता हो गए। विदेशी रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में लापता हुए। लापता लोगों की तलाश को लेकर
बने सेल के इंचार्ज ने इस बारे में जानकारी दी। फरीदाबाद में राज्य के श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन श्रम मंत्री को इसकी कोई सुध ही नहीं है। उनका कहना है कि इनके इलाके में ये हालात सामान्य है। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवसागर जिले में सोनारी गांव में बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पटना की सड़कों पर रविवार के दिन महिला ऑटो ड्राइवर्स भी नजर आई। यहां पर ऑटो एसोसिएशन की पहल पर 8 महिलाएं प्रीपेड ऑटो चला रही। जयपुर में रविवार को एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना। यहां 20 इंच की दुनिया की सबसे छोटी महिला ने 30 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी किताब का विमोचन किया। अब करते हैं खेल की खबरों का रुख। क्रिकेटर सौरभ तिवारी को ये उम्मीद है कि वो जल्दी ही टीम इंडिया में वापसी करेंगे। इसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होने झारखंड के दुमका और सौरभ ने कहा कि झारखंड सरकार को खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए।